नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोपाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों की हम बात करेंगे और इसमें विशेष रूप से हम आज प्रोफेसर बोन्स का अंतर संबंधीय सिद्धांत इसके बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोफेसर बोन्स का कथन है कि भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सब वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं होते और वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चाहे पृथ्वी पर जड़ हो या चेतन हो या कोई अन्य तथ्य हो, वे सब एक दूसरे से समावित होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अतः इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक भौगोलिक तथ्यों का संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंध को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक तथ्य के व्यक्तिगत अध्ययन से मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव नहीं होता है। उनका सामूहिक रूप से ही अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी तथ्य का अध्ययन उस वातावरण से संबंधित होना चाहिए जहाँ वह पनपता है, जहाँ की दशाएं एवं अन्य दूसरे तथ्य उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तथा वह अन्य तथ्यों से किस प्रकार से प्रभावित होता है। पारस्परिक अंतर संबंध का सिद्धांत अब प्राय सभी विज्ञानों के अध्ययन में किया जाने लगा है। किसी वनस्पति या प्राणी का अध्ययन तब तक अपूर्ण रहता है जब तक कि उसकी उत्पत्ति और उसके विकास पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों का हम अध्ययन नहीं कर लेते हैं, उनका ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष प्राकृतिक प्रदेश की वनस्पति कुछ विशेष लक्षणों वाली होती हैं, उसी के अनुसार उसे विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। किंतु भूगोल में पौधों को उनकी विशेषता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे, लताएं आदि, और उन्हें वनस्पति के प्रकार तथा पौधों के साहचर्य के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। ये सभी अपने प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। विभिन्न पौधे एक सी दशाओं में प्राय समानता लिए हुए होते हैं। उनमें कुछ संबंध भी मिलता है जहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसी के नाम पर उन्हें पुकारा जाता है। पशु जगत में भी मिट्टी और वनस्पति तथा जलवायु के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। मिट्टी के प्रकार, उसके उपयोग, कृषि के प्रकार और आर्थिक संगठन से पशु संबंधित होते हैं। इन्हीं के आधार पर मानव का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव भी पेड़ पौधों और पशुओं की भांति अपने वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव और पशुओं को जल की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में नदियों के किनारे या जल स्रोतों के निकट रहते थे और सीमाओं पर ऐसे स्थान पर निवास स्थान बनाते थे जहां दो प्रकार के लोगों को मिलने से व्यापार भी संभव उनका हो सके। किसी प्रदेश की स्थिति, भौतिक स्वरूप, संरचना, जलवायु, किसी जाति अथवा सामाजिक संगठन के ऐतिहासिक विकास को व्यक्त करता है। इंग्लैंड और जापान के बारे में
यह बात विशेष रूप से लागू होती है अन्य देशों जैसे तिब्बत, पुर्तगाल, भारत का अध्ययन भी इसी आधार पर किया जाता है। सत्य तो यह है कि छोटी से छोटी इकाई का अध्ययन भी समष्टि रूप में ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, उसको सामूहिक रूप से समष्टि रूप से उस तथ्य के ऊपर अन्य तथ्यों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, इसको अध्ययन किए बिना उस तथ्य का अध्ययन करना पूर्ण नहीं होता है। पृथ्वी के चिप्पड़ पर कोई कठोर विभाजन नहीं पाया जाता। दो तथ्यों के बीच में विभाजन हो सकता है, किंतु उनके बीच कोई अभेद्य दीवार नहीं होती है। पर्वत या एक नदी या नगर दिखने में एक विशाल स्वतंत्र इकाई ज्ञात होता है, किंतु उनमें कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं होता है। वे सब उस मिट्टी से जिस पर वे बने हुए होते हैं, उस जलवायु से जिसका ये लाभ उठाते हैं और उस वातावरण से जिस पर यह आधारित होते हैं, सब एक दूसरे से सामूहिक रूप से संबंधित होते हैं। प्रोफेसर जीन ब्रून्स का पार्थिव एकता के सिद्धांत तक पहुंचकर कहते हैं कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में ही प्रभावित नहीं करती और ना ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया और प्रतिक्रियाशील होती हैं। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्तियों से उनके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अगणित अंतरक्रियाओं के कारण घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। अर्थात पृथ्वी की सभी शक्तियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। ब्रून्स ने क्लॉड बर्नार्ड की धारणा को मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि पार्थिव यंत्र के विभिन्न तथ्यों के मध्य एक जैविक या सामाजिक एकता मिलती है। उपरोक्त वर्णित सभी उदाहरणों में एक विशेष या स्थानीय एकता के दर्शन होते हैं, किंतु हम अब एक सामान्य और सार्वभौमिक एकता के संबंध में कह रहे हैं और यह एकता कुछ नहीं वरन अंतर संबंध की धारणा ही होती है, जो अधिक विकसित और विस्तृत और विशद होती है। इस संबंध में ब्लास का कथन भी अधिक माननीय है कि यह धारणा कि पृथ्वी की एक इकाई ऐसी इकाई है जिसमें विभिन्न भाग सम्मिलित होते हैं, भूगोल शास्त्रियों के इस सम्मुख और व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि सम्मुख जिसका ही अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। जीन ब्रून्स अपने इस सिद्धांत को इस प्रकार सार रूप में प्रस्तुत करते हैं कि परिवर्तन एवं अंतर संबंधित दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनका वर्तमान भूगोल में प्रमुख स्थान होना चाहिए। प्रकृति की सारी शक्तियां अपने परिणाम में, अपने संबंध में और इस संबंधों के परिणाम में एक दूसरे से संबंध होती हैं। मानव स्वयं भी इस नियम से वंचित नहीं होता है, क्योंकि उसकी सभी क्रियाएं पार्थिव दशाओं के जाल में ही हुआ करती हैं। किंतु यद्यपि मानव कार्यकलाप इस प्रकार एक व्यापक संपूर्ण का अंग होते हैं, तो इसका यह तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि उसका निर्णय भाग्य करता है। मानव कार्यकलाप प्राकृतिक दिशाओं से संबंधित होने के कारण
भूगोल के क्षेत्र में उचित स्थान पाने के अधिकारी होते हैं। इन कार्यकलापों का कुछ और भी महत्व है, और वह यह है कि ये अन्य प्राकृतिक दशाओं से प्रभावित रहते हुए भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसी कारण भूगोल शास्त्रियों का कर्तव्य भौतिक विश्व में मानव कार्यकलापों का अध्ययन करना होता है। बिना भौतिक भूगोल के अध्ययन को छोड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं।